Okay. Last time started panel data. And panel data, I told you this is basically sum of various cross-sectional and the various time series data. छोड़ दो मरबा क्या है उसमें? When we talk about the panel data, and I told you how to design the panel data last time. When we talk about the panel data for the estimation purpose, then we can divide the total estimation for panel data. First one is panel D square or POLS. POLS stands for panel or D square, or fixed effect model or random effect model. सर मतलब पैनल डेटा तो इस तरह हम लोग वो करेंगे रिग्रेस करेंगे। हाँ, तो पैनल डाटा की जब भी हम एस्टिमेशन की बात करते हैं तो उसकी एस्टिमेशन हम दो तरह से करते हैं, या हमारे पास ये वाला मेथड है या हमारे पास बिलो मेथड। बिलो मेथड में आपके पास फिर से ये दो मेथड हैं, या तो फिक्स इफेक्ट ओनली वी अज्यूम दैट सिंपल एक ओएलएस है पैनल डाटा में, यानी सारे के सारे इसके क्या वाला है सारे के सारे इसके assumptions ओएलएस वाली होंगी और डी स्क्वायर वाली होंगी। बस सिंपली उसको हम अप्लाई कर देंगे पैनल डाटा में। अच्छा, लेकिन कंडीशन है, मुझे मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाउ टू नो विच वन इज द एप्रोप्रिएट फॉर अस। ये कंडीशन है, इन द केस ऑफ panel D square, we assume that behind of this method, this is already by default is there, that intercepts of all cross sections are same. अब इंटरसेप्ट्स ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शंस आर सेम। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये जानना है कि इंटरसेप्ट्स आर सेम क्यों, या क्रॉस सेक्शंस की हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये आपकी क्लियर है कि हम पैनल डाटा के अंदर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस लेते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि क्रॉस सेक्शन का मतलब आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है या जो भी आपकी जो है वो इंडिविजुअल क्या कहते हैं उसको, वर्ड है उसके लिए, कि जिस चीज़ के लिए भी आप कर रहे हैं काम, ये एनालिसिस, वो सिंपल जो एक यूनिट है आपका वो आपका क्रॉस सेक्शन है। हाँ, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो मैंने बता दिया। एक और वर्ड भी इसके लिए यूज़ करते हैं, एंटिटी। हाँ, इंडिविजुअल एंटिटी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर हम फर्म्स पे काम कर रहे हैं, हम बिजनेस पे काम कर रहे हैं, एवरी फर्म इज वन क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शंस आर रिप्रेजेंटिंग द फर्म्स। If we are working on the provinces, then every province is the cross section. If we are working on country level data, then every country is representing the cross section. अगर हम district level पे काम कर रहे हैं, then every district is the cross section. अगर हम household level पे काम कर रहे हैं, then every household is the cross section. तो क्रॉस सेक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका मेन फोकस है, जो भी आपके मेन एंटिटी है, जो भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, दैट इज द क्रॉस सेक्शन। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिर से POLS पे। इन द केस मतलब बहुत सारी टाइम है, उसकी सारी कंट्रीज की ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे हमारा क्रॉस
जी मोबाइल है किसका? कंट्रीज के लिए हर डिफाइंड है, तो फिर वो इस तरह पूरी पूरी का क्लासेस और कर दी भाई। जी, अगर आपने कंट्री लेवल पे डेटा लिए, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे G20 पे काम करना है। पाकिस्तान तो खैर G20 में नहीं है, चले आप जो है इन द केस ऑफ सार्क कर लें, आपको सार्क पे काम करना है, 7 कंट्रीज आते हैं उसमें। आपने कहा पाकिस्तान की 1990 की जीडीपी ये है, इंडिया की सेम ईयर में जीडीपी ये थी, बांग्लादेश की सेम ईयर में जीडीपी ये थी, श्रीलंका की ये, भूटान की ये, नेपाल की ये, मालदीव। 7 जीडीपी का डेटा आपके पास आ गया 1990 में। फिर आपने कहा अब मैं यहाँ की जो है एक्सपोर्ट का डेटा मुझे लेना है, 7 डेटा एक्सपोर्ट का आपके पास आ गया सिर्फ 1990 का। इसी तरह से 91, 92 इन्हीं 7 कंट्रीज़ का, ईयर 2007, 8 अप टू ईयर 2020। तो ये फिर एक कंट्री आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सर ये पैनल लीस्ट स्क्वायर जो है वो जो हम डी स्क्वायर पढ़ते हैं वैसा ही है या कोई अलग है? हाँ, ये बैक पे वही सारी की सारी वही लॉजिक्स है इसके, जो उसके अजम्पशंस हैं नॉर्मली OLS की और टी की वही सेम इसकी। अभी हम डेटा बनाएंगे ना सर? हाँ बनाएंगे, तो हम बना के बताया था मैंने लास्ट टाइम। नहीं बनाया नहीं था हमने। चलो वो तो हम अभी करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन केस के जब भी आपके पास डाटा होता है तो आप उसको जब एस्टिमेट करते हैं, उसकी रिग्रेशन रन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये 2 मेथड होते हैं आपके पास, एक ये और एक ये सेकंड वन के अंदर फर्दर आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, इन दोनों में आपको एक चूज करना होता है, या तो ये वाला FPM या ये वाला REM। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले की फर्स्ट वन की, कि पैनल ली स्क्वायर में या POLS में हम ये अज्यूम करते हैं, या ये हम अज्यूम ना भी करें, ये मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट इस चीज़ को डील करता है कि इंटरसेप्ट्स ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शंस आर सेम। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दोनों में से कौन सा बेहतर, छोटे वाले आपने क्या बताया था, क्या करते हैं? नीचे वाला पहले मैंने आपको ये बताया कि ये 2 मेन मेथड्स हैं आपके पास, ठीक है, ये वाला और ये वाला। पहले हमें ये अप्लाई करना है, अगर ये फिट बैठता है, हमारे कई करैक्टरिस्टिक्स एजम्पशंस पे पूरा उतरता है, तो फिर हम इसी के साथ चलेंगे। अगर ये पूरा नहीं उतरता फिर हम इन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे। अच्छा, लेकिन आप जो है वो जान सकते हैं एडवांस में ही कि हमें कौन सा सूट करेगा, थोड़े बहुत उसके लिए जो हमारे पास रूल ऑफ थम्स हैं, अदरवाइज सॉफ्टवेयर हमें बता देगा। सही जो आपने ये इंटरसेक्ट ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शंस लिखा है, ये तो हमने जैसे OLS के एजम्पशन में भी तो पढ़ा था, ये बात वो यही बात है। कौन सी? OLS की एजम्पशन जो हमने पढ़ी थी, वन ऑफ द एजम्पशंस ये थी ना शायद, कि इंटरसेप्ट जो होता है वो सेम होता है। नहीं, OLS में तो हम टाइम सीरीज पढ़ते हैं, उसमें तो इंटरसेप्ट होता ही है ना। उसमें हमने पढ़ा था फिक्स्ड वैल्यूज़। अच्छा, कि वो जो आपकी x की वैल्यूज़ हैं वो आपकी कांस्टेंट या फिक्स रहेंगी, उसके असम्पशन में ये होता है। इंटरसेप्ट उसमें नहीं आता। जितने भी हमारे OLS में पास- तो हम टाइम सीरीज के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसमें इंटरसेप्ट होता ही है। अब इसमें इशू ये है, सुने कि लेट्स अज्यूम बिल्कुल सिंपल ये। अब इसको हम जब सबस्क्रिप्ट लगाएंगे फिर हमें पता चलेगा कि दिस इज द पैनल डेटा। और वो मैंने आपसे कहा था I फॉर इंडिविजुअल, R क्रॉस सेक्शन, T फॉर टाइम। तो ये टाइम और क्रॉस सेक्शन दोनों को हम मर्ज करेंगे तो ये हमारे पास होगा पैनल डेटा। इसी तरह से इसके साथ हमने ये सेम IT सबस्क्रिप्ट लगा दिया, तो अब हमारे पास ये हो गया पैनल डेटा। अच्छा, अब ये चीज़ जो मैंने आपको देखे पैनल डेटा में मैंने आपको ये बताया था बना के, जब मैंने आपको एक मॉडल दिया था तो ये था
बेसिकली ये पैनल डेटा होता है ना आपका, ए कंट्री उसका उसका डेटा फॉर वेरियस ईयर्स और जो भी उसके जितने भी वेरिएबल्स हो गए उसके सामने। इसी तरह से उसके नीचे दूसरा कंट्री, उतने ही साल का उसका उन्हीं वेरिएबल्स का डेटा। दिस इज द पैनल डेटा फ्रेमवर्क। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपसे ये कहा कि इंटरसेक्ट ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शंस आर सेम, ये इंटरसेक्ट आपका। अब इसकी बैक पे ये जो मैंने मॉडल आपको डिजाइन करके बताया, ये मॉडल आपका 7 कंट्रीज के लिए है और 7 कंट्रीज, तो ये आपको नजर आ रहे हैं 5 इसके नीचे हैं। ये आपका मॉडल 7 कंट्रीज का है, ये आपका मॉडल 10 बिजनेस फर्म्स का है, ये मॉडल आपका 4 प्रोविंसेस का है, ये मॉडल आपका 36 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब का। तो बैक पे जो भी आपका क्रॉस सेक्शन है, क्या आपका कर रही है? तो मैंने आपसे ये चीज कही कि ये इंटरसेक्ट है सब। सर ये इंटरसेक्ट सारे सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ना? हाँ, ये इंटरसेक्ट देखें, जब आपके पास रिग्रेशन रन करते हैं एक वैल्यू आती है आपकी, स्लोप की एक वैल्यू आएगी, एक्सपोर्ट का जो स्लोप है बीटा 1 जिसको आपने कहा, इंटरसेप्ट की एक वैल्यू आएगी आपके पास। तो हम ये कहते हैं कि वो जो एक वैल्यू आएगी इंटरसेप्ट की, वो तमाम क्रॉस सेक्शंस के लिए सेम एक्यूमुलेटेड है, वो सबको रिप्रेजेंट कर रही है एट द मोमेंट। सही। तो ये इसकी बैक पे मेन असम्पशन है। सर मुझे लगा था एक्चुअली, जैसे आपने इंटरसेप्ट बोला ना, मुझे लगा था पैनल डेटा के लिए हो सकता है कि जैसे आपने यहाँ पे एक इंटरसेप्ट लग रहा है ना, हाँ। बहुत सारे इंटरसेप्ट होंगे हमारी इक्वेशन में, लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो डेटाज हैं उनके सारे इंटरसेप्ट मिला के एक ही इंटरसेप्ट बन रहा है, ऐसा ही है ना? हाँ, आप भी सही कह रहे हैं, तो उसको अभी हम देखते हैं कि कैसे। You are also true। कि जितने भी इंडिविजुअल इंटरसेप्ट है उन सबको यही रिप्रेजेंट कर एक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी तमाम कंट्रीज के, डिस्ट्रिक्ट्स के, फर्म्स के इंटरसेप्ट्स को, ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। बज़ाहिर ये एक ही हमें दिखेगा, लेकिन पीछे बहुत सारे इंटरसेप्ट हैं। हाँ, बैक पे तो जो भी मैकेनिज्म है वो है, लेकिन ये एक वैल्यू जो आएगी आपके पास रिजल्ट्स की, वो तमाम के इंटरसेप्ट्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। अब अगर ये कंडीशन आपके पास रियल में है, अगर ऐसा ही है, तो फिर ये POLS आपके लिए अप्रोप्रिएट है। सर कौन सी कंडीशन? कि अगर ये सबको रिप्रेजेंट वाकई में कर रहा है। अच्छा, लेकिन आप कहते हैं कि ये एक वैल्यू कैसे सबको रिप्रेजेंट करेगी? आप कहते हैं कि ठीक है जी, एक्सपोर्ट सबकी, फॉर एग्जांपल हर कंट्री की एक्सपोर्ट हो रही है डिफरेंट चीज़ों की, वो कम बेश एक जैसी हो सकती है, वैल्यू में तो फ़र्क होगा, लेकिन हर कंट्री। अच्छा चले, अब हम ज़रा लो लेवल पे इसको काम करते हैं, पाकिस्तान की बजाय जो है वो इसको ज़रा फर्म लेवल पे लेके आते हैं, क्योंकि अभी आप डाटा चलें जो भी है हम 2-3 तरह से इसको कर लेंगे। अब जो है अगर तो ये कंडीशन वाकई में है तो ठीक है, आप इसको फॉलो कर लें, लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है कि आप कहते हैं कि नहीं, एक वैल्यू जो है वो सारे कंट्रीज को रिप्रेजेंट करेगी, लॉजिकली सही नहीं लग रहा। सही कि हर कंट्रीज के, हर फर्म के अपने अपने में कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और अगर आप फर्म की बात करते हैं, ठीक है, सारे फर्म्स आपने फार्मास्यूटिकल की ले ली, सारे फर्म्स आपने टेक्सटाइल की ले ली, उनकी कई चीज़ें कॉमन होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनके डिफरेंट भी होंगी। फॉर एग्जांपल कोई बड़ी फर्म है, अच्छी मशीनरी है उसके पास, कोई छोटी फर्म है उसके पास पुरानी मशीनरी है या वो
अप टू द मार्क नहीं है। बड़ी फर्म है, वो अफोर्ड कर सकती है स्किल्ड लेबर को, उनको हाई सैलरी दे के। छोटी फर्म नहीं कर सकती। बड़ी फर्म है, उनके कई जो है वो पेटेंट्स या कॉपीराइट्स उनके पास हो सकते हैं क्योंकि उनका टर्नओवर ज़्यादा है, वो परचेज कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। छोटी फर्म है, उसके पास नहीं भी हो सकते। तो ये कई इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं जो आप कहते हैं कि नहीं हर फर्म की अपनी अपनी होती है। ये बेसिक जो है वो हर फर्म का डिफरेंट होगा। तो ये जो आपका बीटा नॉट है या इंटरसेप्ट है, ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सही है, सही कि अगर आप एक्सपोर्ट से हट के जीडीपी पे देखते हैं तो वो इसका इफेक्ट आएगा, है ना? ऐसे कि अगर आप इसको कुछ कंसीडर नहीं करते बाकी वेरिएबल्स को तो ये कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा बेसिक। बीटा नॉट पे। हाँ, सही है। तो आप कहते हैं कि नहीं, हर की अपनी अपनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी अपनी बेसिक्स हैं, उनका इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा अपना अपना। तो एक वैल्यू जो है वो लॉजिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकती उनको क्योंकि हर फर्म अपने अपने तरीके से काम कर रही है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये एक वैल्यू इनफ नहीं है सबको रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरसेप्ट की, तो फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि ये एक कोफिशिएंट वैल्यू या एक स्लोप वैल्यू ये भी इनफ नहीं है तमाम स्लोप्स को, तमाम फर्म्स की स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही सर दोबारा बताइए। जी, जिस तरह से आप अच्छा मेनली जो इसकी assumption है, इसके बैक पे जो काम हो रहा है वो ये है कि इंटरसेप्ट्स ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शंस आर सेम और वन इंटरसेप्ट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑल इंटरसेप्ट्स। सही। ये इसकी अपनी assumption है। लेकिन आप अगर इस एंगल में सोचते हैं कि जिस तरह से एक क्रॉस इंटरसेप्ट तमाम फर्म्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उनके इंटरसेप्ट्स को, उनकी बेसिक्स को, इसी तरह से एक बीटा वन, क्योंकि जब आप रन करेंगे रिग्रेशन तो आपके पास बीटा नॉट की भी एक वैल्यू आएगी, सही। आपके पास बीटा वन की भी एक ही वैल्यू आएगी, बीटा 2, 3, 4 सही, सबकी सही। एक एक वैल्यू आएगी। तो अगर आपके इस एंगल में सोचते हैं कि बीटा वन की भी एक वैल्यू लॉजिकली ठीक नहीं है, मुझे इसको भी अलग से जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए, मुझे इसको भी अलग से रिप्रेजेंट, जब वो आप समझते हैं कि ये एक इनफ नहीं है सबके लिए, तो मीन्स कि सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए। आप समझते हैं ये एक इनफ नहीं है सबके लिए, सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए। तो जब आप ये सोचते हैं कि सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए, तो फिर आप टाइम सीरीज ही क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, बात सही है। ठीक है, आपने बैक पे ली फॉर एग्जांपल 10 फर्म्स, 10 आपके पास इंटरसेप्ट्स आ गए, 10 आपके पास जो है वो स्लोप्स आ गए। इट मींस कि हर फर्म की अपनी अपनी आइडेंटिटी शो रही है, तो फिर आप टाइम Time सीरीज series कर ही लें। कर लें रन। सही सही। तो फिर आपको पैरेलल में जाने की ज़रूरत है। सर मेरे एक चीज़ सर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी आपने कहा ना कि हम पहचानेंगे कि ये बी ओ एल एस हम तभी लगाएंगे जब ये बी नॉट की जो वैल्यू, बी ज़ीरो की जो वैल्यू है वो सारी की सारी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हो। मैं कह रहा हूँ कि ये हम लॉजिकली पहचानेंगे या इसका भी कोई ऐसा फार्मूला वगैरह हाँ, तरीका फार्मूला है। फार्मूला जैसे हम ये अभी हम इसकी लॉजिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो भी वेरियस हैं, उसके बाद तो हमें सॉफ्टवेयर बताता जाएगा कि हमें करना क्या है। B1 के लिए भी बताया। हाँ। अगर हमें लगता है कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो हम लोग दूसरी मेथड पे नहीं जाएंगे, तो टाइम सीरीज रन कर लेते हैं। हाँ, बेसिकली तो ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा, लेकिन बैक पे जो लॉजिक है जो आपके माइंड में बीइंग अ रिसर्चर या स्टूडेंट क्वेश्चन आएंगे वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। कि अगर आपके माइंड में ये आता है कि ये, फिर आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि ये भी तो डिफरेंट हो सकता है अपना। जी सर एग्जैक्ट। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपकी नज़र में डिफरेंट हो सकती हैं तो उसका एक आंसर तो ये है। तो अगर आप सबको अलग अलग जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर टाइम सीरीज डेटा से कर लें। दूसरा मेथड नहीं बताएंगे। तो फिर नहीं, फिर आप पैनल की साइड पे जाए ही नहीं ना। फिर तो 10 फर्म्स हैं, आप 10 का अलग अलग डेटा लेके 10 जो है वो अलग अलग रिग्रेशन रन करें और उसको रिप्रेजेंट कर दें कि फॉर्म 1 का ये रिजल्ट है, 2 का ये है, 3 का ये। तो फिर तो पैनल डेटा की लॉजिक नहीं बनती आपके पास। पॉलिसी नहीं बना सकेंगे लेकिन फिर अच्छा नहीं। दूसरी चीज़ आपके पास है यहाँ पे 10 फर्म्स, 10 फर्म्स के 10 इंटरसेप्ट्स आ गए, 10 स्लोप्स आ गए।
तो आपके पास 20 वेरिएबल्स बन गए, है ना। अब अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम का इशू आएगा। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज करते जाएंगे आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जो है वो इंक्रीज होगा। अगर आपके पास डेटा कम है तो आपको वो रन करके नहीं देगा कि आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, डेटा उतने सालों का या ऑब्जर्वेशंस उतनी नहीं है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, वो आपको रिग्रेशन की रन करके नहीं देगा। सर लेकिन अगर हम डेटा बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मसला नहीं होगा। हाँ, अब चीज़ आ गई कि आप कहते हैं नहीं मेरे पास सफिशिएंट वेरिएबल्स हैं, मुझे कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का कोई इशू नहीं है। अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का इशू नहीं है तो देन गो फॉर द टाइम सीरीज। ठीक है जी। अगर आप कहते हैं कि डेटा मेरे पास बहुत सारे सालों का है, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि पैनल डेटा बनाने का एक हमारे पास जो है वो रीज़न ये होती है कि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पूरे कंट्री को, पूरे रीजन को, पूरी इंडस्ट्री को, लेकिन हमारे पास उतनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं होती। अच्छा, हम मर्ज करके उसको जो है वो किसी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा कि 3 साल का डेटा मौजूद है और 7 फॉर्म्स हैं हमारे या 10 फॉर्म्स हैं, तो 30 इयर्स का डेटा हमारे पास आ गया, तो हमने 30 इयर्स के डेटा के साथ जो है वो उसको रन कर लिया। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि नहीं एक फॉर्म का भी 30 इयर्स का डेटा मौजूद है, देन बेटर टू गो फॉर टाइम सीरीज। टाइम सीरीज से पैनल डेटा पे आने के एक पर्पस ये भी होता है कि यहाँ पे हमारे पास डेटा अगर कम हो तो मर्ज करके वो बहुत सारा बन जाता है। और फर्म का आपने एक एनुअल रिपोर्ट उठा ली, उसमें सम टाइम ये 2 साल का देते हैं, सम टाइम 3 साल का देते हैं एनुअल रिपोर्ट पे, यानी कि करंट का भी देते हैं और 1 साल प्रीवियस देते हैं, या कुछ फर्म्स हैं वो 2 साल प्रीवियस दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक एनुअल रिपोर्ट लगी, 3 साल का डेटा मिल गया आपको एक फर्म का, और इसी तरह से आपको जो है वो 10 फर्म्स की एनुअल रिपोर्ट्स लगी सेम ईयर की, तो 30 इयर्स का डेटा आपके पास आ गया। कम डेटा के लिए फिर आपके पास जो है वो ये ऑप्शन नहीं बचती कि आप इतने सारे वेरिएबल उसमें ऐड करें। ठीक है, तो फिर बेहतर है कि आप टाइम सीरीज रन करके हर फर्म को अलग से रिप्रेजेंट कर लें कि फर्म 1 का ये इंटरसेप्ट था, ये स्लोप थी, फर्म 2 का ये इंटरसेप्ट थी, स्लोप। तो फिर तो हम लोग ये पैनल रन ही नहीं करेंगे, हम तो सिंपल ओएस रन कर रहे होंगे टाइम सीरीज। हाँ, पैनल हम कहाँ पे रन करते हैं, जहाँ पे हमें एक तो ये है कि पूरी हम इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सारी वैल्यूज़ के साथ, या चंद एक फर्म्स का डाटा लेके हम उसको पोर्ट्रे या जर्नलाइज करते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान के बिजनेस के बारे में हम करते हैं। तो कम एफर्ट के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जब करना चाहते हैं वो पैनल डाटा से होती है। एक रीज़न पैनल डाटा की ये होती है कि अगर हमारे पास टाइम सीरीज़ का डाटा कम पड़े, कम टाइम सीरीज़ का डाटा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए या को इंटीग्रेशन के लिए हेल्प आउट नहीं करता, तो फिर हम उन डाटास को मर्ज करके जो है वो हम पैनल में कन्वर्ट करके अच्छे रिजल्ट्स ले लेते हैं। इसका मतलब अगर डाटा अवेलेबल है तो हमें टाइम सीरीज पे ही आना है, लेकिन अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो मर्ज करके पैनल नहीं, जरूरी नहीं है ना। नहीं, ये नहीं है, जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मना किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर एक की अपनी अपनी आइडेंटिटी हो, कि आपने पैनल भी बना लिया, फिर आप चाहते हैं कि हर एक की इंटरसेप्ट की अपनी आइडेंटिटी हो, हर एक की एक्सपोर्ट की अपनी आइडेंटिटी हो, तो फिर अगर आपको आइडेंटिटी सबकी अपनी अपनी चाहिए तो फिर आप सिंपली टाइम सीरीज पे चले जाएं, फिर पैनल का मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर आप कहते हैं कि एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बीटा 1 की और उसकी बेस पे मैं जस्टिफाई कर दूंगा कि पूरी इंडस्ट्री का क्या रिलेशनशिप बन रहा है एक्सपोर्ट और जीडीपी का, तो फिर आप पैनल पे चले गए। सर अगर हमें पूरी इंडस्ट्री का ही जो है ना फॉर एग्जांपल पता करना है, हाँ, और हमारे इंटरेस्ट भी सेम नहीं आ रहे हैं, तो हम ज़बरदस्ती लगा सकते हैं पैनल। मैं चाह रहा हूँ कि पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स है ना, हाँ, उस सब की मुझे एनालिसिस करना है और पॉलिसी बनानी है जो भी XY, लेकिन सबके जो इंटरसेप्ट्स हैं, जो बेसिस हैं वो डिफरेंट है। हाँ। तो क्या मैं ज़बरदस्ती लगा सकता हूँ पैनल? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं आप लगाएंगे, आपके फिर जो है वो क्वेश्चन का आंसर ये है, देन यू विल कम टू द सेकंड मेथड। अच्छा, जब आपको लगेगा कि हर एक के इंटरसेप्ट्स अपने हैं
तो फिर आप आएंगे इस पे। और आपको एनालिसिस एक्यूमुलेटेड ही चाहिए तो आप फिर ये लगाएंगे सही से। जब आप ये कहते हैं कि हर फर्म की अपनी बेसिक्स हैं, अपनी उसकी जो है वो कुछ फिक्स चीज़ें हैं, तो फिर आप जो है वो पैनल लीस्ट स्क्वायर या POLS की बजाय फिर आप यूज़ करेंगे फिक्स इफेक्ट मॉडल या रैंडम इफेक्ट मॉडल। सही। अगर इंटरसेप्ट सेम नहीं है तो ये यूज करें। हाँ, अगर आप समझते हैं लॉजिकली आप समझते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। यानी कि आप सिंपल ये वाला टेस्ट रन करेंगे, उसके बाद आप एक और टेस्ट लगाएंगे और वो आपको बता देगा कि ये आपको सपोर्ट कर रहा है या यू नीड टू गो फॉर द सेकंड मेथड। तो वो टेस्ट ही हमें बताया कि इंटरसेप्ट सेम है या हाँ, सेम नहीं। बिल्कुल, वो टेस्ट आपको बता देगा। जी मैंने कहा ये आपका बेसिक मॉडल है। सबसे पहले आप ये रन करेंगे, उसके बाद आप एक टेस्ट लगाएंगे। वो टेस्ट आपको मैं बताऊंगा जब हम डेटा डिज़ाइन कर लेंगे। वो टेस्ट आपको ये बताएगा कि क्या ये मेथड आपने लगाया है एप्रोप्रिएट है या आपको जाना होगा सेकंड इस वाले मेथड के लिए। अगर उसने आपको रेफर कर दिया कि यू नीड टू गो टू द सेकंड मेथड, तो फिर आप जो है उसको बाईपास करते हुए या उसके रिजल्ट्स को आप हाइड करके आप इस पे आते हैं। जस्टिफाई आप करते हैं कि अपनी रिपोर्ट में या अपनी उसमें पेपर में आर्टिकल में जो भी आप स्टडी कर रहे हैं कि जी POLS के फलां टेस्ट ने हमें इंडिकेट किया कि POLS हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं था। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द फिक्स इफेक्ट मॉडल और रैंडम इफेक्ट मॉडल। ठीक है, अब आप आ जाएं कि इनके बैक पे क्या लॉजिक्स है। ये जो आपका फिक्स इफेक्ट मॉडल है याद सर, तो जब हमारे साथ इंटरसेप्ट सेम नहीं होंगे तब हम सेकंड मॉडल। हाँ, अगर आपको पहले से एडवांस में लग रहा है कि हर फर्म की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, हर फर्म की अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये तो अगर मैं ज़बरदस्ती इस पे ये अप्लाई करूँ तो वो लॉजिकल नहीं होगा, तो फिर आप स्टार्ट में ही इस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो फिर आप ये रन करके वो टेस्ट जो है वो अप्लाई करके फिर आप इसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं वहाँ से। इससे टाइम सीरीज कब एप्लीकेबल होता है? आपको बोला टाइम सीरीज भी यूज कर सकते हैं। टाइम सीरीज उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब आपकी ये डिज़ायर हो कि हर फर्म का इंटरसेप्ट भी अलग से हमें शो हो, हर फर्म की स्लोप भी अलग से हमें शो हो। बट अवेलेबल हो, है ना? क्या इंटरसेप्ट सबका जो एक डिफाइन नहीं, वो तो आप रिग्रेशन रन करेंगे तो अवेलेबल तो हो जाएगा ना। जब आपकी ये विश है कि मेरे पास 10 फर्म्स हैं, हर फर्म का मैं इंटरसेप्ट भी देखूं क्या है, हर फर्म की अलग से स्लोप भी मैं देखूं क्या है, तो फिर वो पैनल आप अप्लाई ना करें, फिर सिंपली आप टाइम सीरीज अप्लाई करें। ये आपकी खुद की डिजाइन बनती है। हाँ, लॉजिक नहीं बनती पैनल की। जब आप चाहते हैं कि हर चीज़ अलग अलग मुझे नज़र आए तो टाइम सीरीज में नज़र आ जाती है। अच्छा जी, अब आ जाए आप इस पे। अब मैं अपना ये स्पेस सेव करने के लिए इसको ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ। इसकी जगह पे मैं लिख दूँगा FPM और इसके बाद लिख दूँगा REM, फिक्स इफेक्ट मॉडल और रैंडम इफेक्ट मॉडल। अब आ जाए आप कि अगर हम इन दो मेथड्स पे जाते हैं, इन दो में आपको लगाना तो एक ही होगा, या ये वाला या ये, तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि विच वन इज गुड फॉर अस। फिक्स इफेक्ट मॉडल का मतलब है कि आप हर क्रॉस सेक्शन के इंटरसेप्ट को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। In the case of fixed effect model, आप हर इंडिविजुअल या हर क्रॉस सेक्शन के इंटरसेप्ट को अलग अलग कंसीडर करते हैं।
फिक्स इफेक्ट के 3 टोटल जो है वो मेथड्स हैं। 3 तरह से हम फिक्स इफेक्ट मॉडल को रन कर सकते हैं। Within group fixed effect, first difference fixed effect, और LS, लेकिन आप ये कंप्लीट लिखें, आपको फिर भूल जाएगा। LSDB फॉर लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल। जब हम फिक्स इफेक्ट मॉडल की बात करते हैं, फिक्स इफेक्ट मॉडल 3 तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो ऊपर विदिन ग्रुप फिक्स इफेक्ट, फर्स्ट डिफरेंस फिक्स इफेक्ट, और थर्ड वन लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल। हाँ, मॉडल पे इसको कहते हैं। अच्छा, अब सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला मेथड है वो ये जी, सबसे सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेथड है फिक्स इफेक्ट में वो है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल। इसी को हम जो है वो प्रोसीड करेंगे। अच्छा, इसके बैक पे लॉजिक क्या है? लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल, तो डमी कहाँ पे यूज होगा? डमी आपका यूज होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा लिटरेचर में। तो इसका सिंपल जो है लॉजिक ये है कि जितने आपके पास क्रॉस सेक्शंस हैं उतने आप डमी क्रिएट कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हैं यहाँ पे जो शो हो रही है 2 फर्म्स हैं, ठीक है। अगर आप फर्म 1 को रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्म 1 की डमी को इक्वल टू F1 का DF1 का मतलब है डमी फॉर फर्म 1, डमी फॉर फर्म 2। अगर आप फर्म 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी डमी को 1 और 0 अदरवाइज। अगर आप जो है फर्म 2 के लिए डमी यूज कर रहे हैं तो फर्म 2 के लिए डमी 1 एंड 0 फॉर अदरवाइज, ठीक है। दोनों डमी साथ ही यूज कर सकते ना? नहीं। अब इस मॉडल आपका किस तरह से बन जाएगा? मॉडल आपका बन जाएगा अच्छा जी, फिर आपका मॉडल बन जाएगा कुछ इस तरह से। जी देखें, जब हम
डमी यूज करते हैं तो जिस चीज़ को हाईलाइट करना हमारा पर्पस होता है उसकी डमी को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं एंड 0 फॉर ऑल अदर्स। तो ये For प्रेजेंट example- और एब्सेंस का पैटर्न होता है। हाँ, फॉर एग्जांपल आपका पर्पस है, लिसन, आपका पर्पस है आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट को आपने हाईलाइट करना है। ये दो आपके पर्पस है कि दो तरह के आपने जो है पॉलिटिकल सिस्टम्स लिए। आप मेनली जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं या डेमोक्रेसी को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो जिन सालों में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी थी आप उसको डमी दे दें 1, और जिन सालों में डेमोक्रेसी नहीं थी उसको 0। ठीक है, आपके पास 2 जेंडर्स हैं, मेल फीमेल। अगर आप जो है वो इन दोनों को अलग अलग हाईलाइट करना चाहते हैं, मेल को आप जो जहाँ जहाँ पे मेल होगा उसको 1 का डमी असाइन कर दें, 0 अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है कि फीमेल के लिए हमेशा से। अगर आपने जो है वो दुनिया के वो डिफरेंट कंट्रीज का डेटा उठा लिया तो वहाँ पे आप कर लेंगे अगर कंट्री बिलोंग्स टू नॉर्थ 1, 0 अदरवाइज, कंट्री बिलोंग टू साउथ 0 अदरवाइज। आपने कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आप कहते हैं, उसकी फॉर एग्जांपल आपने 700 फर्म्स का डेटा जो है वो इस तरह से डिज़ाइन कर लिया। आप कहते हैं कि मुझे हर इंडस्ट्री का जो है वो अलग से इंटरसेप्ट चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिखा है डमी 1, इफ फर्म बिलोंग्स टू टेक्सटाइल देन डमी इज 1, 0 अदरवाइज। अगला डमी, इफ फर्म बिलोंग्स टू केमिकल देन 1, 0 अदरवाइज। अगला डमी, इफ फर्म बिलोंग्स टू सीमेंट सेक्टर देन 1, 0 अदरवाइज। तो फिर जितने आपके पास वहाँ पे सेक्टर्स हैं उतने आपने डमी क्रिएट कर लिए। अच्छा, अब उस सेक्टर को ही क्रिएट करनी है, हाँ, बाकी सब कुछ नहीं। हाँ, उस वो अब आप देखें मॉडल में आपका जो आ गया बीटा 2 डमी F1 प्लस बीटा 3। अब वहाँ पे आपके पास जो बीटा 2 की स्लोप आएगी या बीटा 2 के जो रिजल्ट्स आएंगे वो बेसिकली इस डमी को शो कर रहे हैं। और ये डमी किस चीज़ को शो कर रहे हैं? ये इस फॉर्म 1 को शो कर रहे हैं। वहाँ पे आपके पास जो बीटा 3 के रिजल्ट्स आएंगे वो फॉर्म 3 की डमी को शो कर रहे हैं। बीटा 3 ये DF2 को, तो DF2 आपने लिया है सेकंड फर्म के लिए, तो ये जो DF2 के बीटा का रिजल्ट आएगा ये सेकंड फर्म के लिए जो है वो होगा। और ये जो बीटा 1 है ये एक्सपोर्ट के साथ है, एक्सपोर्ट हर फर्म की जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इट मीन्स ये तो 2 डमी हैं, ये आपके इंटरसेप्ट को शो कर रहे हैं अलग अलग हर फर्म के। P0 हटा दीजिएगा, P0 हटा दीजिए और डमी यूज करेंगे। हाँ फिर हर फर्म के लिए अलग डमी क्रिएट होगी। हाँ, अच्छा, अब इशू इसमें क्या है, ये 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप जो है इस वाले रूल को फॉलो कर लें, इसमें आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि इसमें बीटा नॉट नहीं है। जी सर, आपने बोला ना कि ये इंटरसेप्ट से बीटा हुआ, उसको 1 कर देंगे, अगर वो होगा तो इंटरसेप्ट बन जाएगा। हाँ, तो समझा नहीं क्यों नहीं है, क्यों नहीं तो है? इसलिए नहीं है, आपके पास 2 रूल्स होते हैं। जब भी आप डमी यूज़ करते हैं तो आपके पास 2 रूल्स होते हैं। एक ये कि या तो आप उतने डमी यूज़ कर लें जितने आपके पास जो है वो एरियाज हैं हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, और फिर इंटरसेप्ट यूज़ ना करें, ये वाला। जिस डमी को 1 देंगे वो रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, जिसको आपने 1 रखा, अब 1 किसके लिए रखा था आपने? DF1 फॉर्म 1 के लिए। तो DF1 के रिजल्ट्स जो है वो फॉर्म 1 के इंटरसेप्ट को शो करेंगे। DF2 आपने रखा था सेकंड फॉर्म के लिए, तो DF2 के रिजल्ट्स जो है वो आपको शो करेंगे फॉर्म 2 के इंटरसेप्ट को। तो जब आप उतने ही डमी यूज़ करेंगे जितने आपके पास जो है एरियाज या क्रॉस सेक्शंस हैं, तो फिर आप बीटा नॉट यूज़ नहीं करेंगे। सही। ठीक है, एक चीज। या अगर आपने बीटा नॉट भी यूज करना है तो फिर आप डमी जो है वो एक कम रखेंगे। n-1 के हिसाब से। उस सिचुएशन में क्या होगा सर? n-1 की सिचुएशन में यहाँ पर क्या कैसे बन जाएगा?
n1 की सिचुएशन में फिर ये होगा तो फिर ये मॉडल आपका कुछ इस तरह से बनेगा। फिर ये वाली जो आपके पास जो इंटरसेप्ट है जी सर, ये कॉमन होगा सबके लिए, और जितना ये वैल्यू आएगी इसको आप इसके अंदर प्लस या माइनस करेंगे इसके साइन के हिसाब से। अगर ये माइनस का साइन है तो इससे माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस का साइन है तो इतना प्लस हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशियल इंटरसेप्ट का होगा कि ये नॉर्मल जो ये उसके लिए होगा आपका जिसका आपने यहाँ पे DF2 नहीं शो किया, और जितना इसका आंसर आएगा वो इसमें प्लस माइनस होके वो फिर अलग उसका इंटरसेप्ट शो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया 100 और यहाँ पे था -30, सही है। तो 100 इंटरसेप्ट जो है ये उसका बनेगा आपका फॉर्म 2 का, और इसमें से -13 करके 87 बनेगा ये फॉर्म 1 का। फिर ये दोनों के अलग अलग हो जाएंगे, फिर ये डिफरेंशियल इंटरसेप्ट का होगा। फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करते हैं तो वो तो फिर हमारा लाइन सीरीज ही बन जाएगा कि हम तो इंडिविजुअल को देखना है। कैसे? क्योंकि अगर मैं पहले 1 को 1 रख दूं, बात को पूरी इंडस्ट्री को थोड़ी टूट जाता है। अगर बाकी क्रॉस सेक्शन जीरो नहीं, फॉर एग्जांपल फॉर्म 1 जो है उस इंडस्ट्री से उसको आपने 1 रख दिया, एंड पे जाके फॉर्म 7 भी उसी इंडस्ट्री से उसको भी आपने 1 रख दिया, फिर आगे जाके फॉर्म 15 भी उसी इंडस्ट्री से उसको भी आपने जो है तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री का बन गया है। सर ये 100 माइनस 13 का दोबारा बताना। जी देखें, एक हम बहुत कॉमन टर्म की बेसिकली डिटेल में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहे कि इसमें हम कर चुके होते हैं इकोनो 1 में, ये इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स में एक बहुत फेमस टर्म होती है हमारे पास, वेरिएबल डमी वेरिएबल। हाँ ये पढ़ा है। डमी वेरिएबल ट्रैप। इसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा जो है n-1 बल्कि कई इसको m से लिखते हैं, n की बजाय वो m से इसको यूज करते हैं, तो आप जो है वो m-1 डमी यूज करते हैं कि जितने आपके पास जो है वो सेक्शंस हैं उससे एक का रीजन कि आपने ये वाला जो है वो मेन इंटरसेप्ट ऑलरेडी इंक्लूड किया होता है। तो अगर आप ये भी इंक्लूड करेंगे साथ में 2 डमी भी इंक्लूड करेंगे तो ये मल्टी कोलिनैरिटी की वजह से आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये ओवरलैप कर जाएगा। तो आप ये करते हैं कि इस डमी इसको कहते हैं डमी वेरिएबल ट्रैप, कि अगर आपने उतने ही डमी भी यूज किए फिर आपने ये वाला मेन वाला इंटरसेप्ट भी यूज किया तो यू विल कॉट इन डमी वेरिएबल ट्रैप, तो आपको रिजल्ट्स जो है वो सही नहीं मिलेंगे। लेकिन सर जब हम लोग इंटरसेप्ट को काउंट कर रहे हैं तो उसमें से हम फॉर्म 1 का डमी वेरिएबल यूज कर रहे हैं। जी, अगर आपने ये मेन इंटरसेप्ट यूज करना है तो फिर डमी एक कम यूज करेंगे। अगर आपने डमी उतने ही यूज किए जितने आपके पास क्रॉस सेक्शंस हैं तो फिर आप जो है वो मेन वाला इंटरसेप्ट बीटा नॉट यूज नहीं करेंगे। अब इस केस में फॉर एग्जांपल ये आपको वैसे ही वैल्यू दे रहा है 100 की और ये आपको वैल्यू वैसे ही देगा 87 की, तो दोनों के अपने अपने इंटरसेप्ट आ गए। लेकिन इस केस में माइट भी ये आपको 100 की दे रहे हैं और ये आपको -13 की दे रहे हैं, तो फिर उस -13 को आपको 100 के साथ एडजस्ट करना होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इंटरसेप्ट। अब डिफरेंशियल का मतलब है कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि इस मेन इंटरसेप्ट के साथ इतना डिफरेंस है, इतना ये कम है उससे। अगर माइनस का साइन, अगर प्लस का साइन होता तो फिर आप कहते हैं कि इस मेन इंटरसेप्ट से कितना ज़्यादा होगा, ये फिर ये 113 हो जाता है। ऊपर वाला DF1 और नीचे वाला DF1 अलग अलग है ना,
जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में मैं देखा ये वो वाला? अलग है और नीचे वाला DF1 अलग होगा। ये नहीं, ये बेसिकली मैंने ऐसे वो लिख दिया ये दोनों का अलग। तो ये फॉर्म 1 का 87 है ना, ये फिर इस तरह से होता है ना, यहाँ पे ये 87 ये होता है। तो इसकी जो हमारे पास LSTV है, ली स्क्वायर डमी वेरिएबल, इसके बैक पे लॉजिक यही है कि ये हर आइडेंटिटी के लिए, हर क्रॉस सेक्शन के लिए एक डमी इंक्लूड करता है। जैसे आपने यहाँ पे दो आपके पास फॉर्म्स थे, आपने दो डमी यूज कर लिए, लेकिन अगर ये केस आपके पास हो, आपके पास लेट्स अज्यूम 300 फॉर्म्स हो, फिर क्या आप जो है वो 300 डमी या 299 डमी क्रिएट करते रहेंगे? उस केस में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस केस में सेकंड बार नहीं यूज कर सकते, हाँ? सेकंड वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये नॉट देयर की बात नहीं। ये वाली ना, वो एक ही फिर भी वो फिर 299 करने करने पड़ेंगे। पड़ेंगे वो तो सही है। अगर आप ये मॉडल करते हैं तो फिर 300, अगर ये करेंगे तो 299। तो ये बेसिकली आपको इसके मैं बैक की लॉजिक बता रहा हूँ कि आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। यानी आप अपने डाटा को इस तरह से डिजाइन करें, इसको आप रन कर लें तो आपका पैनल डाटा ही होगा और वो यही रिजल्ट देगा LSTV के। तो ये मैनुअल प्रोसीजर बता रहा हूँ। अब आपका सॉफ्टवेयर के अंदर जो है फिक्स इफेक्ट मॉडल मौजूद है, वो इसी चीज को जो है वो अपने बैक पे उसने मैकेनिज्म सारा ड्राइव करके रखे। जब आप कहते हैं कि आपको जो है वो हर एक का अपना अपना जो है वो इंटरसेप्ट चाहिए, तो वो बैक पे सबके लिए डमी जनरेट करके और इमीडिएटली आपको जो रिजल्ट्स दे देते हैं उनके बैक पे ये सारा का सारा मौजूद होता है। ठीक है, वो आपको रिजल्ट्स दे देगा, लेकिन यही सारा प्रोसीजर करने के बाद अब इतना भी स्पीडी करते हैं कि आप जिस कमांड देते हैं और वो आपको विदिन सेकेंड्स बैक में डमी जनरेट करके उनके रिजल्ट्स रन करके आपको जो है वो एक रिजल्ट भी विंडो दे देता है कि ये हर एक आपका इंटरसेप्ट। सर मुझे पूछना है कि ये हम सब इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता करना है कि सारे इंटरसेप्ट सेम है या नहीं है, ये कोई और रीज़न है। जैसे हम हाँ। कंक्लूड क्या कर सकते हैं इससे, और बाकी FEM जैसे आपने लिखा है, FEM से मकसद ही यही है कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि सारे इंटरसेप्ट सेम है या नहीं। हाँ। अच्छा, बगली इसमें जो है वो प्रिकॉशन वो ये मेनली जो आपका फिक्स इफेक्ट मॉडल है ये इस चीज को फॉलो करते हैं, ये डमी क्रिएट करके करते हैं। अब रैंडम इफेक्ट मॉडल, ये आपको कैसे पता चलेगा कि क्या रैंडम इफेक्ट यूज करते हैं या फिक्स इफेक्ट यूज करते हैं? इसमें भी दो चीजें, एक मैनुअल और एक सॉफ्टवेयर। अब मैनुअल को अगर हम यूज करते हैं आपके पास लेट्स अज्यूम किसी इंडस्ट्री के अंदर 40 फर्म्स हैं। आपके पास किसी इंडस्ट्री के अंदर 40 फर्म्स हैं, आपने 40 की 40 फर्म्स का डाटा ले लिया, ठीक है। सारी फर्म्स उस आपके डाटा में मौजूद है, आपने उस तरह से उसको डिज़ाइन कर लिया, फर्म 1 ऊपर एंड पे, फर्म 40 नीचे सबसे। अब आप कहते हैं कि इनके जो इंटरसेप्ट के अंदर फर्क आएगा वो इस वजह से आएगा कि हर फर्म की अपनी कुछ बेसिक्स है, ठीक है, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। तो इंटरसेप्ट का जो फर्क है वो बेसिकली उनकी अपनी अपनी बेसिक्स की वजह से है। तो कोई फर्म छोटी है, कोई बड़ी है, किसी के पास अच्छा टेक्निकल स्टाफ है, किसी का जो ऑनर है या CEO है वो जो है वो MBA फॉर एग्जांपल मार्केटिंग फाइनेंस है, और किसी का CEO जो है जस्ट इंटरमीडिएट पास है, उसका एक्सपोजर उतना नहीं है, उसका कई रीजंस हैं इस तरह के।
तो आपने वो 40 फॉर्म्स ली, उसका आपने ये कंक्लूड किया कि इसके जो इंटरसेप्ट के अंदर मेन डिफरेंस आ रहा है वो उसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स की वजह से आ रहा है। सही है। तो अगर ये चीज़ है, इस केस में आपका जो है वो फिक्स इफेक्ट मॉडल जो है वो अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ पर बी नॉट जो है वो 2 रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा सारे क्लास। हाँ, वो तो नहीं होगा, क्योंकि basically- लेकिन अगर आपने फॉर्म सारी ले ली है तो आप सोचते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी वजह से उनका जो है वो इंटरसेप्ट अपना अपना होगा। अच्छा, ये अगर आपकी थिंकिंग है तो फिर उस केस में आपके लिए जो बेहतर मॉडल होगा वो फिक्स इफेक्ट मॉडल होगा या LSTM। यहाँ बेसिक फीचर्स अलग हैं। हाँ, अच्छा, फॉर्म आपने सारी की सारी ली, सही है। यानी 40 फॉर्म थे उस इंडस्ट्री में, 40 की 40 आपने ले ली। फिर आपने कहा कि इंटरसेप्ट अपना अपना होगा क्योंकि सबके अपने अपने फीचर्स हैं। सर तो मतलब इंडस्ट्री की सारी फर्म्स आपने सेलेक्ट की। हाँ, ये मेन एक चीज़ है कि सारी फर्म्स आपने सेलेक्ट की, उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि ये फर्क होगा तो फिर आपके लिए ये मॉडल अप्रोप्रिएट है। सर तो बी नॉट नहीं लेंगे ना, बी नॉट तो हम नहीं लेंगे। नहीं, बी नॉट ले लें आप। बी नॉट अगर आप लेंगे तो फिर आप इसको फॉलो कर लें। तो सबकी यूज नहीं करते। बी नॉट नहीं लेंगे आप तो फिर हर फॉर्म का 40 डमी आपको क्रिएट करना पड़ेंगे। अच्छा, अब सेकंड चीज़, 40 फॉर्म्स हैं टोटल इस इंडस्ट्री में। आपने ऐसे कोई भी लॉजिक लगा के आपने उनमें से 22 फॉर्म्स ले ली। सही है। आपने कहा इस फॉर्म का डाटा कंप्लीट नहीं है, ये फॉर्म वैसे थकी हुई है, पिछले 2 साल से सही से काम कर नहीं रही, और ये फॉर्म का ये इशू है, ये तो ये जो 22 फॉर्म्स मैं इसमें से मैंने सेलेक्ट की हैं ये मैं ले लेता हूँ। तो ये तकरीबन सारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये 22 फॉर्म। डाटा 22 फॉर्म्स का आपने लिया, 20 का लिया, 15 का लिया, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन हो रही है 40 की। अगर ये सिचुएशन है तो फिर आपके जो इंटरसेप्ट में डिफरेंस आएगा वो माइट भी इस वजह से आए कि आपने जो है वो इन फॉर्म्स को रैंडमली चूज किया था। अच्छा, तो फिर आपके जो इंटरसेप्ट में डिफरेंस आ रहा है वो माइट भी उनके रैंडमनेस की वजह से आएगा कि आपने रैंडमली उनमें से 22 फॉर्म्स उठाई, आपने रैंडमली 20 फॉर्म्स उठाई 40 में से, आपने कहा ये 20 फॉर्म्स मेरी या 22 फॉर्म्स मेरी 40 को रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरी इंडस्ट्री को। तो माइट भी इस रैंडमनेस की वजह से आपके इंटरसेप्ट में फ़र्क आए। तो अगर ऐसी रैंडमनेस की वजह से, आपकी ऐसी सिलेक्शन की वजह से इंटरसेप्ट में फ़र्क आता है तो उस केस में आपके पास रैंडम इफेक्ट मॉडल जो है वो एप्रोप्रिएट काम होता है। दोनों में कॉमन चीज़ लेकिन ये है कि बेसिक फीचर्स डिफरेंट, मतलब इंटरसेप्ट दोनों में डिफरेंट। कॉमन चीज़ ये है जितनी फॉर्म थी आपने सारी ले ली तो फिर उसके जो इंटरसेप्ट में फ़र्क आएगा वो उनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स की वजह से आएगा। तो फिर अच्छा। फिक्स इफेक्ट बेटर होगा। सारे फॉर्म्स आपने नहीं ली, उनमें से कुछ सिलेक्टिव ली तो फिर उनके जो इंटरसेप्ट में फ़र्क आएगा वो उनकी रैंडमनेस की उस सिलेक्शन की वजह से आएगा। तो फिर आपके लिए रैंडम इफेक्ट मॉडल, और ये रैंडम इसी वजह से है कि वो रैंडमनेस या सिलेक्शन की वजह से आपका फ़र्क आ सकता है। तो फिर आपके लिए रैंडम इफेक्ट मॉडल अप्रोप्रिएट है। सही है। ये है इसकी बेसिकली लॉजिक्स या इसकी थ्योरेटिकल जो है डिस्कशन कि बैक पे चल क्या रहा है। अब जिस तरह से यहाँ पे एक आप मेथड लगाएंगे वो पहले वाले POLS पे वो आपको बताएगा POLS ठीक है या नहीं। इसी तरह से आप एक यहाँ पे मेथड लगाएंगे वो आपको बताएगा कि इनमें से दोनों में से कौन सा बेहतर है आपके लिए। सर लेकिन देखिए आपने ये बताया
हाँ, ये मैंने आपको सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, बैक में क्या वो लॉजिक्स लेता है, ये वो चीज़ें आपको मैंने सर बताई। लेकिन उसके बावजूद अगर हमने सारे फर्क नहीं की कुछ फर्क की तब भी हम FEM लगा सकते हैं, वो टेस्ट से बन जाएगा। हाँ, वो आपको टेस्ट से पता चलेगा, यानी बैक पे लॉजिक इस तरह की चलती है। अब टेस्ट जो है वो मेनली इसी चीज़ पे ड्राइव किया जाता है, लेकिन अब टेस्ट को नहीं पता कि क्या वाकई में आपके EBUs को नहीं पता कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में 700 फर्म लिस्टेड है या 300 लिस्टेड है। ये वाली बात भी है। ठीक है, आपने तो जितना उसको डाटा दे दिया उसने उतना जो है वो आपको रन करके दे दिया, तो वो फिर उस डाटा की बेस पे आपको बताएगा कि फिक्स इफेक्ट बेटर है या रैंडम है। लेकिन लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पे 700 फॉर्म लिस्टेड है, आपने कहा कि नहीं 300 फॉर्म बहुत है मेरे लिए सैंपल के लिए, ये रिप्रेजेंट कर देंगे 700 को, तो फिर आपकी ये लॉजिक है। अगर आपने सारी की सारी फॉर्म्स ली तो फिर ये, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आपको क्लियर बताएगा कि इस डाटा की बेस पे, इस डाटा की नेचर पे कौन सा इन दोनों में से बेटर है। सर जिस तरह से हमने कुछ फर्क की और हमने REM जो हमारे अकाउंट में फिर RE बने थे, लेकिन सॉफ्टवेयर में जब हमने डेटा डाला टेस्ट लगा तो वो कह रहा है कि नहीं FEM करना चाहिए डेटा की। हाँ, फिर आपने उसी को फॉलो करना है। सर ये FEM जो है वो LSDB मॉडल यूज करता है ना? हाँ, तो सर REM जो है वो भी LSDB मॉडल यूज करेगा या कोई और मॉडल? नहीं, ये आपका यूज करेगा GLS। OLS वाला नहीं, GLS होता है जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर। जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर कोई बहुत फिक्स वाला मेथड नहीं है, हर उस मेथड को जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर हम कहते हैं जो आपके एरर्स को एडजस्ट करता है। अगर आपने पढ़ा हो तो जब हम ऑटो कोरिलेशन का करते हैं रिमूवल मेथड्स, उसमें हम जो है कॉकरॉन, ऑर्किड और GLS का नाम लेते हैं। तो मतलब उसका यही है, ऑटो कोरिलेशन भी यही होता है ना कि आपके एरर टर्म्स जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं, तो वो उनकी करेक्टनेस के लिए GLS। तो GLS कोई भी ऐसा मेथड जो आपके एरर्स को करेक्ट करता है। अच्छा, ये इसमें एरर्स को कैसे करेक्ट करेगा? ये बेसिकली इसमें एरर्स को इस तरह से करेक्ट करेगा। ये पीछे आपका मॉडल है, एट द एंड एरर टर्म होती है हर मॉडल में, है ना? रैंडम इफेक्ट मॉडल की लॉजिक ये है, समझिए लिसन। रैंडम इफेक्ट मॉडल की लॉजिक ये है कि इसका ये जो एरर टर्म है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो यही वाला नॉर्मल एरर टर्म जो किसी भी रिग्रेशन में आपको मिलता है, जो OLS का एरर टर्म होता है, और एक इसका पार्ट होता है इस रैंडमनेस की वजह से। उसको आप जो है वो इस तरह के साइन से यूज कर लेते हैं, कुछ जगहों पे आप इस तरह से यूज कर लेते हैं। तो ये इन चीज़ों को डील करके आपके पास जो रिजल्ट्स लेके आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये GLS को फॉलो करते हैं। तो GLS को फॉलो करने का मतलब ये है कि ये आपके एरर्स को जो है वो डील करते हैं। तो FEM मॉडल के बिहाइंड जो है LSDB है, REM मॉडल के बिहाइंड जो है वो GLS है। FEM की किसी ये LSDB और REM की बेस बैक पे जो है वो GLS काम करता है। अच्छा, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं इसको। सर ये सर अगर इंटरसेप्ट सेम होंगे तो POLS लगाएंगे, और अगर इंटरसेप्ट डिफरेंट होंगे तो हाँ। FEM और REM में तो पहले कैसे तो डेटा रन करेंगे तो पहले चेक करना पड़ेगा इंटरसेप्ट। हाँ, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसको चेक करने से पहले हम ये करते हैं कि हम लेते हैं डाटा, और डाटा हम एक नहीं लेते, आपकी हर रो जो है वो डिफरेंट डाटा लेती है, ताकि रिजल्ट समटाइम हम कहीं टेस्ट अप्लाई नहीं करते, हम कहते हैं ये यहीं पे फिट हो गया, ये बैंड हो गया। तो आप लोग जो है वो हर रो वाले जो है वो अपना अपना डाटा ले रहे हैं, और डाटा आप इससे ले रहे हैं। वो मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, बैलेंस शीट एनालिसिस ऑफ जॉइंट स्टॉक फॉर्म्स। अब वहाँ पे जाए एक्सपोर्ट रो सर वो चीज मैंने मिस कर दी। सर जो आपने बोला कि जो OLS
एक नॉर्मल वाला एरर जो किसी भी OLS में आता है, और दूसरा जो है वो रैंडमनेस की वजह से एरर एक आता है। हाँ, उन एरर्स को डील करने के लिए GNS काम करता है। अच्छा, आप में से ये डाउनलोड किया था ना लास्ट टाइम किसी ने? किया था। देखें तो ज़रा, फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा डेटा चूज वो कलेक्ट करेगा। सर हमने मॉडल तो बनाया था। अरे मॉडल तो चले फिर बना लेंगे। ज़रा डेटा नहीं किया, गूगल पे लिखे हैं। वैसे तो आपको स्टेट बैंक की साइट से भी मिल जाएगा, लेकिन इजीली लिखें गूगल पे बैलेंस शीट एनालिसिस ऑफ जॉइंट स्टॉक फर्म्स या कंपनीज। ये ज़रा चेक करें। याद नहीं आ रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा यार मेरा। Balance sheet analysis of joint stock companies. ये शूटिंग तो बंद कर दो फिल्म की, इसकी मोबाइल की शूटिंग चल रही है। बंद कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। सर यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। शूटिंग चल रही थी फिल्म की यहाँ पर। पॉज करना है, पॉज ही करना है। पॉज। ले सकते हैं ये भी जो अभी हमने लिया, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर को डील करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सही। हाँ, बैलेंस शीट एनालिसिस दर्शाओ। लेकिन ये सारे ये गोल्डन वन है। चले वो हाँ हो रहा है। पक्का पक्का डायरेक्टर साहब हैं यहाँ पे बैठे हैं। एक्शन। क्या हो गया? अच्छा, जिसमें आप देखें कि
ये हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि इन्होंने इंडस्ट्री वाइज डिवाइड किया हुआ है। टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में फर्दर इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, शुगर, फूड, केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, मिनरल, सीमेंट। अच्छा, पहले ये 11 में किया करते थे, अब इन्होंने इसको 14 में कर दिया। ठीक है जी। तो कौन से साल का ये है 16 से 21। अच्छा, अब रो 1 वाले आप कर लें टेक्सटाइल, और रो 2 पूरी जो है ये आप कर लें शुगर कर लें, बताइए। और 3 वाले कर लें फ्यूल एनर्जी। अच्छा, अब वेरिएबल इसमें से कौन से करते हैं वो हम डिसाइड कर देते हैं। बैलेंस शीट ये लिख लें, ये सेल्स हम रख लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एक आपने सेल्स का डेटा रख लिया, ओवरऑल आप रख लें, ये अलग अलग ना करें, लोकल सेल्स और एक्सपोर्ट्स। अच्छा, सही है। और एक आप रख लें प्रॉफिट। ये कर लें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। बोनस एक आप कर लें, टैक्स एक्सपेंसेस करें सर। चलें टैक्स एक्सपेंसेस कर लें प्लस प्रॉफिट कर लें। सेल्स डिपेंडेंट है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एक्सपेंसेस। सर ये आप ये देखेंगे डेटा फूड पे पानी की तो मैंने ओवरऑल अभी दी है। अच्छा जी, एक आप ये कर लें, इधर गया ये वाला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सेल्स एज अ फंक्शन ऑफ आप फंक्शन लिख दें। जो टेक्सटाइल का कर रहे हैं वो 10 पम्प्स का कर लें, अपनी मर्जी की कोई भी ले लें। अच्छा। जो शुगर पे कर रहे हैं 7 पम्प्स का, जो फ्यूल पे कर रहे हैं वो भी 7 पम्प्स का। और एक था Tax प्रॉफिट था, expenses। हाँ इंटरेस्ट था, टैक्स था, प्रॉफिट था। और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल रहे हैं। हाँ शॉर्ट टर्म। ठीक है जी, आप ये डेटा जो है वो एक्सेल पे इसको कन्वर्ट कर लें। अच्छा, टेक्सटाइल टेक्सटाइल दिया ना सामने। सर इस पीछे पे आप बैठिए। चलें जी, शुरू करो, आज शुरू करो। चलिए शुरू करिए। हाँ? क्या इंटरनेट नहीं चल रहा? ये तो चले बात का इशू है ना, पहले डाटा को कलेक्ट करना सीखो, वो कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे, डाटा को। ठीक है, अपनी मर्जी की पम्प्स ले लें, आप लोग टेक्सटाइल के ले लें, आप लोग शुगर की, आप लोग फ्यूल एनर्जी की। और एक्सेल में आपने इस शेप में इसको डिजाइन करना है। हाँ, पहला कॉलम आपका कंपनी नेम, ईयर,
आगे वो जो वेरिएबल आपने डिसाइड किए हो। वही सेल्स वाले सर फिर हम सब कंपनीज को मर्ज करेंगे ना? हाँ सर सारी एक- कंपनीज ही आज ले सारी कंपनीज नहीं ये लेना देखा ना मैंने लिखा हो सर बट सारी कंपनीज लेना 7 इनफ है। टोटल कितनी है टोटल मैनेजमेंट डेज? अगर ज़्यादा है तो फिर 7 इनफ है। अगर 7 ज़्यादा नहीं होंगे 7 से, अगर 7 से कम होंगे तो फिर कम ले लें। सर सेवन ज़्यादा है हाँ बस 7 ले लें, अपनी मर्जी की जो भी आपको लग रहा है। सेल्स है फिर है यस देखो सेल्स डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट में है आपका ये टैक्स फिर है शॉर्ट रन टैक्स एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट है। शॉर्ट रन क्या था इंटरेस्ट एक्सपेंस का है ये रहा देखो मैंने इसमें देखो स्क्रीन पे चेक शॉर्ट रन है और प्रॉफिट ये रहा या आपने टैक्सेशन है भाई अब ये की वैल्यू लीजिए दो नीचे भी दिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स जिसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। नीचे वाला प्रॉफिट अच्छा सर आपने आखिरी एक और चीज़ बताई थी वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। टैक्स पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शॉर्ट टर्म शॉर्ट रन और प्रॉफिट आफ्टर अपने आप को टैक्स शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट यहाँ पाँच है ना पर शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ मिलेगा? अरे कहाँ पे मिलेगा? देखो वो टॉप पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टैक्स ये ऊपर ये 5 पे नंबर से देखो ये क्या तो डाला है इसने नहीं अलग से क्या मरवा दें? हम एक एक कर मैंने वहाँ पे करके उसको करते रहेंगे उस पे पहले इसके रिजल्ट से आगे हमारे मतलब ऐड करेंगे सबको बाद में तो एक एक ले साथ साथ कौन कौन सी कौन कौन सी दोबारा बताओ फॉर्म्स आपको ज्यादा पहचानने से लगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अच्छा वही सारे पाँच प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ टैक्स एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म ये सही प्रॉफिट यार हमारा सर्वर का टाइम बदलने 9:30 12:30 हो गया कौन सा ऑप्टिमाइजेशन का इस टाइम हमारी इस्लामिक नाम की क्लास होती है प्रेजेंटेशन देनी है हमने सडनली मैं मुझे नॉलेज नहीं बोलो हमारी प्रेजेंटेशन है हमारी क्लास ये तो सडनली बोलो तो हमारी क्लास होगी क्या बोलो सर हमारी क्लास इज कंडक्टेड एट प्रेजेंटेशन में हैपन प्रेजेंटेशन वीक है रुक जाओ हाँ व्हाट्सएप पे
कॉपी पेस्ट कर दो। सर कितने साल, 7.5 साल है 2016 to 2021। हाँ, इसमें 5 ईयर का गिवन है जी, ना, सर। बस सारा वो ले लें। ये से जितना हमें मिल जाता है पहले। ये छोटा गैप नहीं है बीच में। अब्दुल्ला शाहबाजी उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा देखें, आप जो है वो इस तरह से करेंगे, ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्म का डेटा आएगा, सर उसके साथ ही विदाउट एनी गैप आपने फिर से ये ईयर 2016 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड फॉर्म की हेडिंग आ जाएगी। चलो क्या? अच्छा, यार तू देख के बताया टोटल सेल्स की वैल्यू 0 आ रही है। सर ये मैं बात पूछ रहा हूँ, देखिएगा ये जो सेल्स की वैल्यू है, क्या है? सेल्स की वैल्यू है 2016 की, ये वाली होगी। इन दोनों का सम इन दोनों का sum होगा। ये लोकल सेल है और ये एक्सपोर्ट सेल है। जैसे ये जीरो क्या दिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आया। आप देखिए ना ये वाली बात की, उन्होंने दोनों चीज़ें सेम लिखी है तो असल में ये जो ज़ीरो एक्सपोर्ट का है, ये थोड़ा शायद ऊपर नीचे लग रहा है। ये ज़ीरो एक्सपोर्ट है, ये टोटल भी यही है, लोकल भी यही है। तो इसलिए जो है ना वो ऊपर वाली टोटल जो है ना तो लोकल की इक्वल है, क्योंकि सेल्स इनकी वो एक्सपोर्ट इनकी नहीं, ये ज़ीरो एक्सपोर्ट की। तो अगर हमें टोटल सेल्स लिखनी हाँ, तो हमें add टोटल वो करके- टॉप वाली वैल्यू हम लेंगे। अच्छा वो एक ही वैल्यू हम लेंगे। हाँ टोटल सेल्स वाली नहीं है। हाँ, टोटल सेल्स हम लेंगे, उसमें एक्सपोर्ट और उसको अभी नहीं डिफ्रेंशिएट कर देंगे। मैंने जो सेलेक्ट करी यही है ना टोटल सेल्स। हाँ, एक एक करके डालनी पड़ती है। वैसे इससे बेहतर है टाइप कर लेते, वो जल्दी हो जाता है। वो इस तरह से करते हैं उसको। छोटा कर लेते हैं ना। लिखते जाओगे यहाँ पे देख देख के वो होता जाएगा। ये ज़्यादा इजी बजाय बार बार कॉपी पेस्ट के। ये कहाँ से कहाँ है? ये इतने गिवन है यहाँ पे। 16 से 21 है। बात यही सर वो मैच करने में बड़ी मुश्किल होगी कि जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस वाली रो कौन सी है? नहीं, इसमें तो वो इजी है। देखो ये कौन सा आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। हाँ पहले एक ही रॉ कर लो ना, उसके ये बाद इसमें देख लेना, ये वाला है। तो अब इसके सामने देखो ये वैल्यू आ रही है, कुछ लगी है, बस इसी तरह से सी पर लिखते हैं। जैसे मुझे बात बता दी कि ऐसे पहले सारी सीरीज लिखी है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे लिखनी है। पहले सारी की सारी सेल्स चेक हाँ, करनी तो है। ऐसे ही लिखनी है। हाँ ठीक है, बस इसके नीचे जो है सेल्स आप लिखते हैं, ये तो ईजी है, वो पता भी चलता है। सही है।
पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो लेना आसान है पर ऑप्शन नहीं है हम लेना तो ये समझ नहीं आ रहा। भाई ये देखो ना सामने नजर आ रहा है तुम्हें सेल्स इंटरेस्ट एक्सपेंस टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सही बात है ये तो सेल्स दो है लोकल और एक्सपोर्ट हाँ टोटल लोकल अब तो लोकल प्लस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स तुम काम हाँ करो टोटल के टॉप वाली टोटल वाले टॉप वाली होगा सर नहीं टोटल इसमें है ऊपर एक लोकल है और एक एक्सपोर्ट शेयरिंग प्लान होता है अरे यार मुझे मैंने डाटा पोर्ट डाला क्या करना है बस ये तो काम तो तो मम्मी रिंगटोन जरूर चेंज करना है अच्छा तो फिर जाना बस उससे नहीं सरप्राइज ऊपर ही होगा टॉप पे कहीं पे यहाँ पे मैंने नहीं रखा डाटा नीचे देखिए आप अपना वो निकालो तो इकोनो वन कौन वन निकाल इकोनो वन मुझसे लिया था उसमें शायद फिर मैंने रखा वो देखो नीचे करना है और आपने अपलोड किया था सर उससे कर लेते हैं हो जाएगा जल्दी 5 मिनट में हो जाएगा मैंने वैसे उसमें दिया था वो जो जी फोल्डर इसमें नहीं होगा सर नहीं होगा फिर अच्छा आपने कोई नई चीज़ अपलोड की है रिसर्च आर्टिकल एप्लीकेशन तुम वगैरह काम करो सर पेज है हाँ पुरानी पिछले हमने जब किया बांग्लादेश वाला है पीडीएफ पर हाँ
तो बंद कर दूँ? हाँ मैं चाह रहा था कि अगर गुजराती का जो पैनल डेटा बना बनाया मिल जाता है ना वो यूज़ कर लेते हैं। बुक में हमने ग्रुप में वो बुक में गुजरात में टेबल नंबर सब चल जाएगा ना। हाँ देखते तो डेटा नहीं मिलेगा, डेटा थोड़ा से है। चलें जी, आप जो है वो 25 मिनट की ब्रेक कर लें। मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरे पास कोई पीसी में डाटा पड़ा होगा पैनल बना बनाया तो इसका पर्पज़ ये था कि आपको पता चल जाए कि इसको डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है। अगर मेरे पास बना बनाया पड़ा होगा तो वो मैं निकालता हूँ, उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, अदरवाइज इसमें टाइम लगेगा हमारा। नहीं, इसको सेव रखें, अगर मुझे ना मिला तो फिर इसको आगे कंटिन्यू कर लें। हाँ फिर इसी को मर्ज करके जितना जितना हो गया वो हम मर्ज कर लेंगे। तो आप लोग आ जाए 11 बजे। तो उतना ही डेटा तो भेजना है। सेव रखें सारा जितना हो गया इसी को मर्ज करके फाइल एक साथ पड़ी है। डरा ही है। 25 मिनट 11 बजे तक आओ। हाँ यार बताओ ना ये वाईफाई शेयर का आ रहा है ना आपके पास ये मिल जाएगा होता है ना इसे क्लिक करोगे ये चीज क्या बात है बॉस सीखी तो अरे ऑटोमेटिक नहीं हुआ ना हाँ सोनी तो दस तारीख रखी है सोया ने तेरा नाम रखा है ऐसी है पता है ना रिकॉर्ड हो जाएगा शॉर्ट में क्योंकि मेरे म्यूजिक का फीचर कंपनी का असाइनमेंट है ओटी का भी है ओटी का असाइनमेंट कैसे मुझे सेकंड दूसरा कवर करेगा दूसरा कवर करेगा शेड्यूल है 10 से 5 एक इक्वेशन तो क्लास में हाँ समझा ओटी का जो असाइनमेंट है उसकी एक इक्वेशन तो क्लास में हो गई थी बाकी कितनी लगेगी बाकी की 3 करनी है हाँ दूसरी तुमने की है नहीं ना हमने दूसरी की है ना चल रहा हाँ दूसरी पूरी करी हाँ तो शेयर करो दादा यार ये डेटा चेक करना मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है हमारे सामने लाइन्स, एब्सोल्यूट या मैं वैल्यू गलत देख रहा हूँ? एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेते हैं हाँ तो फिर इसको तुम ये चीज़ें देख रहे हो ऐसे नेगेटिव में सारा, हाँ लेकिन ये ऐसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है या कुछ और? मेरा ख्याल है ये लॉस है इसीलिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज दी हुई है आप सर से पूछ लेंगे आप सर से पूछ लेंगे हाँ सर नहीं ये बोले मैं एक सर से पूछ लेंगे कौन है इनको पता है सम्राट आदमी ने टोटल 5 है जबरदस्त क्या हुआ क्लास में शुगर अरे अब ब्रेक नहीं गए हमरा ब्रेक नहीं है हाँ बताओ पहले अभी तुम बार-बार कहाँ जा रहे हो बेटा हाँ कहीं नहीं जा रही ना फोन अंदर रखा है बताओ किधर क्या बता कुछ स्टॉप करिए छुट्टी कैसे हो
सर तलाशी कर रहे थे छठी तलाशी मैंने चल रहा था मैंने की क्लास अब बोलो जो लेक्चर हमारे की है क्या हुआ सरोवर फ्राइडे ये मैं तो बोला नहीं सर लोग के आगे कैंसिल हो गया ना सर का सर तलाशी कर रहे थे क्लास में इनका पेपर लेके फ्राइडे एकदम और अब कहते थे नहीं ठीक है और ऑन टाइम करेंगे एग्जामिनेशन में जैसा नोट है वो यार दे रहे हैं सामने सेट वीक है वो बहुत तेज थी है हाँ हमें कोई नहीं बुला रहा है ऐसे ही बोल गया दबे के मैं तो बोलूंगा मैं तो पागल भाई नेक्स्ट वीक की इस्लामिक नॉमी की क्लास में ना हम लोग सर को बोलेंगे कि कोई भी नहीं बुला रहा है आपको बुला तो आपको बुला रहा है खत्म करें आज क्लास हाँ पीपीटी नहीं देनी हमें हाँ पीपीटी तो नेक्स्ट क्लास में दे देंगे ना हाँ हु इज योर इस्लामिक डिपार्टमेंट डॉक्टर फिर लास्ट बार भी ओके देन ऑन योर ओन देखो पहले हमने बोला ये वो जाने हमें रिवर्स कर ये मतलब भरा लेके आ सकते हो एसएससी होगा भरा लेके आ सकते हैं अभी और बातें कर अकेले बैठो ना मसला यार पॉज करो पॉज करना अजीम पॉज कर देना क्या pause करो करूं? करो पॉज प्लीज काम करो नहीं अरे करने का हो क्या बिहेवियर है यार पॉज करो मैं सही कह रही हूँ आज सोया सेशन है सोया जी के सारे प्रोटोकॉल हो गए प्रोटोकॉल आना तो मैं नीचे लेकर कौन सा यार इससे हो जाता है ना।